जरा सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है जिसे लोग प्यार से ना मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हल्की हल्की धूप खिली हुई है, चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ है और माहौल एकदम शांत और परफेक्ट है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। हाँ, और उसी भीड़ में एक जोड़ा बैठा है जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं, एकदम नए नए। पर ठीक अगले पल बिना किसी चेतावनी के अचानक 300 राउंड गोलियां चलती हैं। बाप रे। और 26 लोग मारे जाते हैं। मतलब वो जो शांति का पर्दा था ना, वो अचानक से फट जाता और हर तरफ सिर्फ खौफ छा जाता है। ये वाकई बहुत ही दर्दनाक मंजर था। आज हम जिस गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं ना, उसका आधार अनिवॉक्स यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही डिटेल्ड और गंभीर रिपोर्ट है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डेडलीस्ट स्ट्राइक। सही कहा आपने। और आज हमारा मकसद इस ऐतिहासिक सैन्य अभियान की सिर्फ तारीखें या हमलों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम थोड़ा डीपर जाएंगे इसमें। हाँ, हम उस मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक और सैन्य स्ट्रेटजी की तह तक जाना चाहते हैं जिसने 2025 में इस अभूतपूर्व पलटवार को जन्म दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके तार दशकों पुराने एक दर्द से जुड़े हुए थे। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत उसी खौफनाक दोपहर से होती है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 1:30 बजे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बाईसारान घाटी। हाँ, और वहाँ सैकड़ों सैलानी मौजूद थे। उसी भीड़ में घास पर वो नवविवाहित जोड़ा बैठा था, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल और उनकी पत्नी हिमांशी। वो खामोश थे क्योंकि उस पल की खूबसूरती ऐसी थी कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ठीक 1:30 बजे घाटी के किनारे वाले जंगल से सेना की वर्दी पहने हुए 5 या 6 साए बाहर निकलते हैं। सेना की वर्दी में? हाँ, धोखा देने के लिए। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन थी। और फिर उन्होंने जो शुरू किया वो आतंकवाद के ट्रेडिशनल तरीकों से भी कहीं ज्यादा क्रूर था। मतलब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नहीं की? नहीं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नहीं की, बल्कि लोगों को रोककर उनसे उनका धर्म पूछकर हत्याएं करना शुरू किए। माय गॉड! ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग पर कोई जानबूझकर तेजाब फेंक दे। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। जो हिंदू थे उन्हें सीधे गोली मार दी गई। हाँ। जब लेफ्टिनेंट विनय नारवाल से पूछा गया तो उन्होंने बेखौफ होकर जवाब दिया और अगले ही पल गोली चल गई। हाँ, हिमांशी अपने पति की छाती पर गिर पड़ी और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ जो क्रूरता थी वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कर रही थी। जब एक सैलानी थे वहाँ, मंजूनाथ, उनको गोली लगी तो उनकी पत्नी पल्लवी रोते हुए उन आतंकियों से कहने लगी कि मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी। बाप रे। इस पर एक आतंकी ने हंसते हुए जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी साजिश का असली चेहरा था। उसने कहा, जा मोदी को जाकर बता देना। व्हाट? उन्होंने लिटरली ये कहा? हाँ, ये सिर्फ कुछ निर्दोषों की हत्या नहीं थी, ये सीधे तौर पर एक देश की संप्रभुता, उसकी सत्ता और उसके मनोबल को दी गई चुनौती थी। वो एक मैसेज देना चाहते थे। और उसी चीख पुकार के बीच ना एक कहानी ऐसी भी थी जो इंसानियत की एक अलग ही मिसाल पेश करती है। आदिल हुसैन की कहानी। हाँ, आदिल हुसैन, ये बहुत जरूरी हिस्सा है इस कहानी का। आदिल वहाँ एक घोड़े वाला था और वो खुद एक मुसलमान था। जब आतंकियों ने एक हिंदू सैलानी पर निशाना साधा तो आदिल उनके बीच में आ गया। बिल्कुल। उसने उस भारी हथियारों से लैस आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की। मतलब सोच रहे हैं आप उसकी हिम्मत। आदिल का ये कदम ना बहुत कुछ कहता है। देखिए, वो चाहता तो आसानी से भीड़ में छिप सकता था। आतंकी उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो उनका टारगेट नहीं था। सही बात है। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने खाली हाथ उन भारी हथियारों का सामना किया और अपनी जान दे दी। ये सच में दिल को छू लेने वाली बात है। हाँ। ये घटना इस बात का सबूत थी कि आतंकवाद भले ही नफरत का बीज बोना चाहता हो, लेकिन जमीन पर इंसानियत फिर भी कहीं ना कहीं सर उठा ही लेती है। सिर्फ 15 मिनट, 300 राउंड फायरिंग, 26 मौतें और जाते जाते वो आतंकी अपने बॉडी कैमरों से सेल्फी ले रहे थे। ये उनकी बेहद घटिया मानसिकता को दिखाता है। बिल्कुल। घाटी में जो खून बहा ना, उसकी गूंज सीधे दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। सही। खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और वो सीधे दिल्ली लौटे।
और अगले ही दिन एक सार्वजनिक मंच से बिना कोई कागज देखे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। वाओ! ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं था जी। ये फॉरेन पॉलिसी और सैन्य मशीनरी के लिए एक क्लियर ऑर्डर था कि अब नियम बदलने वाले हैं। और नियम बदले भी। भारत ने तुरंत सिंधु जल संधि के तहत बहने वाले पानी को रोक दिया, जो कि एक बहुत बड़ा मूव था। बहुत बड़ा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस जल संधि पर पाकिस्तान की 80% खेती टिकी है। भारत से होकर जाने वाली नदियां ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों की प्यास बुझाती है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अतारी बॉर्डर तुरंत बंद कर दिया गया, वीजा रद्द कर दिए गए। यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म्स से सारा पाकिस्तानी कंटेंट हटा दिया गया। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की एक बहुत ही एग्रेसिव शुरुआत थी। लेकिन देखिए, असली फैसला 29 अप्रैल को साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में हुआ। 29 अप्रैल। तो इस मीटिंग में कौन कौन था? वहाँ प्रधानमंत्री थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद थे। उस बैठक में सेना को पूरी छूट दे दी गई। लेकिन उस कमरे में, उस टेबल पर करंट स्ट्रेटजी के साथ साथ ना एक 25 साल पुराना इतिहास भी मौजूद था। 25 साल पुराना? आप 1999 के कांदाहार हाईजैक की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांदाहार ले जाया गया था। हाँ, वो बहुत ही डरावना वक्त था देश के लिए। 7 दिन, 176 बंधक और आतंकियों की एक ही मांग थी, मसूद अजहर की रिहाई। और उस वक्त अजीत डोभाल भी वहाँ कांदाहार में ग्राउंड पर थे ना? हाँ, वो खुद वहाँ मौजूद थे और भारत सरकार को मजबूरन उस आतंकी को छोड़ना पड़ा था। एक शक्तिशाली देश का इस तरह बेबस होना, ये एक ऐसा घाव था जो कभी भरा नहीं। समझ सकती हूँ। पहलगाम के हमले ने ना उसी 25 साल पुराने दर्द को फिर से खुरेद दिया था और इस बार तय किया गया कि भारत वो बेबसी दोबारा महसूस नहीं करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। एक सवाल है जो लॉजिकली दिमाग में आता है। हाँ, पूछिए। जब भावनाएं इतने चरम पर हों और आप अचानक से सिंधु जल संधि जैसी बड़ी चीज को रोक दें, बॉर्डर बंद कर दें, तो क्या इससे दुश्मन सतर्क नहीं हो जाता? मतलब आप खुलेआम दिखा रहे हैं कि आप गुस्से में हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या ये एक स्ट्रेटेजिक गलती नहीं थी, या ये सिर्फ ध्यान भटकाने का कोई पर्दा था? यहीं पर पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पेच छुपा है। देखिए, युद्ध में डिसेप्शन यानी धोखा एक बहुत बड़ा हथियार होता है। अच्छा। पानी रोकना, बॉर्डर बंद करना, ये बड़ी बड़ी कूटनीतिक बयानबाजी करना, ये सब पाकिस्तान का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया एक भ्रम था। ओह वाह! तो मतलब उन्हें लग रहा था कि बस यही रिएक्शन है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत का गुस्सा सिर्फ इन्हीं आर्थिक और डिप्लोमेटिक रेस्ट्रिक्शंस तक सीमित रहेगा या ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर कुछ गोलाबारी होगी। उनका पूरा सिस्टम इन्हीं पॉलिटिकल कदमों का जवाब तैयार करने में लगा था। ये तो बिल्कुल किसी सड़क पर तमाशा दिखाने वाले जादूगर की उस स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक की तरह हो गया ना? हाँ, बिल्कुल। दायां हाथ हवा में लहराओ, खूब शोर मचाओ ताकि दर्शकों का पूरा ध्यान वहीं अटका रहे, और इसी बीच बाएं हाथ से अपना असली जादू कर दो। एकदम पॉइंट पर हैं आप। और उस बाएं हाथ का काम ना हमारी खुफिया एजेंसीज कर रही थी। पर्दे के पीछे सिर्फ रॉ ही नहीं, बल्कि NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना पूरा जाल बिछा दिया था। तो दर्शकों के दिमाग में शायद आए कि ये NTRO करता क्या है। जहाँ तक मेरी समझ है, ये लोग जमीन पर अपने एजेंट्स या इंसान नहीं भेजते, बल्कि हवा और सैटेलाइट से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पकड़ने में इनकी मास्टरी है, राइट? बिल्कुल सही। वो सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, वो मोबाइल टावर्स इंटरसेप्ट करते हैं, रेडियो चैटर सुनते हैं, यहाँ तक कि इंफ्रारेड सेंसर से इमारतों के अंदर की हलचल का पता लगाते हैं। बाप रे, इतनी डिटेलिंग! हाँ, रॉ की ह्यूमन इंटेलिजेंस और NTRO की टेक्निकल इंटेलिजेंस ने मिलकर पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर यानी POK में रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो उन्हें मिला क्या वहाँ? उन्होंने कुल 21 आतंकी अड्डों की पहचान की, फिर उन्हें क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया
और उसके बाद इनमें से 9 अड्डों को अंतिम रूप से हमले के लिए चुना गया। और जहां तक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये कोई आम अड्डे नहीं थे। ये वो जगह थी जहां से पहलगाम के हत्यारे तैयार हुए थे, सही कहा। जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी और जहां 26/11 के आतंकियों को भी ट्रेनिंग मिली थी। एग्जैक्टली। इसके बाद जो हुआ वो सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा छलावा या कहें कि इल्यूजन था। 6 मई को भारत ने उत्तरी भारत के 244 शहरों में एक साथ मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया। 244 शहरों में एक साथ? ये तो लॉजिस्टिकली एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर रहा होगा। हाँ, सेना, एयरफोर्स, पुलिस सब एक साथ एक्टिव हो गए और इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसीज की सारी आंखें और रडार पूरी तरह से उत्तर की तरफ यानी नॉर्दर्न बॉर्डर पर फिक्स हो गए। मतलब उन्हें लगा कि जो भी हमला होगा बस उत्तर से ही होने वाला है। हाँ, उन्होंने अपना सारा एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स सब उत्तरी सीमा पर डिप्लॉय कर दिए। और इस तरफ भारत क्या कर रहा था? ठीक उसी रात जब पाकिस्तान की पूरी मशीनरी उत्तर में देख रही थी ना, दक्षिण भारत में थंजावुर एयरबेस पर भारत के फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन चुपचाप तैयार हो रहा था। वेट, थंजावुर? मतलब तमिलनाडु? बिल्कुल। ये तो ब्रिलियंट है। दुश्मन उत्तर की सीमा पर अपने रेडार घुमाए बैठा है और हमला हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण से आ रहा है। यही तो मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इतनी दूर से हमला करना, मतलब हवा में इतना लंबा रास्ता तय करना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ना? यही तो ऑपरेशन सिंदूर की असली खासियत थी। फाइटर जेट्स को भारत के अंदर ही एक लंबा सफर तय करना था, हवा में ही मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी थी और फिर दुश्मन के इलाके में घुसना था। ये एक ऐसा वॉर था जिसकी उम्मीद तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ने इसकी कल्पना में नहीं की होगी। 5 मिनट। हाँ, दिल्ली का वॉर रूम, अजित डोभाल स्क्रीन के बिल्कुल सामने बैठे थे। और प्रधानमंत्री मोदी भी तो लगातार कांटेक्ट में थे ना? बिल्कुल, लगातार संपर्क में। और आसमान में भारतीय जेट्स अपना रास्ता लगभग तय कर चुके थे। तो सबसे पहला निशाना कौन सा अड्डे बना? सबसे पहले मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप निशाना बना। ये वही जगह है जहां पहलगाम वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी? हाँ, बिल्कुल वही। जैसे ही एनटीआरओ के ड्रोन्स ने सटीक सिग्नल दिया, लेजर गाइडेड मिसाइलें गिरी और देखते ही देखते पूरी इमारत सेकंडों में राख के ढेर में बदल गई। बाप रे! इसके तुरंत बाद सेदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला और अब्बास कैंप, जहां मोस्टली फिदई तैयार होते थे और फर्जी पहचान पत्र बनाए जाते थे, उन्हें भी एक-एक करके तबाह कर दिया गया। लेकिन मेरी समझ में असली खेल या कहूं कि असली भूचाल तो इसके बाद आया, क्योंकि इन शुरुआती हमलों के बाद भारतीय वायुसेना ने वो किया जिसने गेम के सारे रूल्स ही बदल दिए। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाता है। हमारे जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की, ध्यान दीजिएगा, हम लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी की बात नहीं कर रहे हैं, एक संप्रभु देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चीरते हुए सीधे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एलओसी को पार करना एक अलग बात है, उसे अक्सर सीमा विवाद या एक झड़प मान लिया जाता दुनिया भर में। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला करना, ये दर के भूगोल को पूरी तरह से बदल देना था। डेफिनेटली। और कौन